जो उसे कि वो पढ़ के आए। ठीक है, लास्ट लेक्चर हमने जो छोड़ा था वो छोड़ा था हमने पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी पे। इसको कंप्लीट करके जरा एक रीकैप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ प्रोसेसेस देखते हैं और फिर आगे अपने सेल की तरफ मूव ऑन करेंगे। हाँ, तो पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी जो हम कर रहे थे, तो यहीं से आप लोग बताना शुरू करें। सेल थ्योरी में फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था जो मैंने डिस्कस किया था? All living organisms are made up of cells. Organisms are made up of cell. और हमें ये क्लियरली हम अग्री भी कर रहे हैं इस पोस्टुलेट से, क्योंकि हमने जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़े, यानी जो भी लाइफ प्रोसेस हो रहा है वो सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है विच आर मेड अप ऑफ सेल। अगर जो सेल से नहीं बने हुए तो फिर उसमें कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं हो रहा। अच्छा, एक और बात है कि लाइफ प्रोसेसेस लिविंग में है, अगर वो नॉन लिविंग नहीं है लेकिन डेड है, यानी सेल हैज बिकम डेड, तो भी लाइफ प्रोसेस नहीं होंगे। कल आप लोगों ने मुझसे एक सवाल किया था किसी ने कि अगर वुड से उन्होंने सेल डिस्कवर किया तो इट मींस के वुड तो लिविंग है। तो मैंने कहा हाँ, वो ट्री का वुड है तो लिविंग है, लेकिन चेयर्स, आपकी वुडन चेयर्स आर नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि दिस वुड डज नॉट बिलोंग एनी मोर टू द ट्री। उसको काट के अलग करके फिर उसे एज अ फर्नीचर यूज किया गया है ना। ऐसे ही एनिमल्स में भी अगर वो डेड हैं, दे आर नो मोर लिविंग, तो फिर कहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस होंगे? तो लाइफ प्रोसेसेस के लिए एक और शर्त ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो एंड दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर लिविंग एग्जिस्ट एज लिविंग। बात समझ आई मेरी ये वाली? ठीक है। अच्छा, सेकंड इसका पोस्टुलेट क्या था? Cell is the basic structural and functional unit of life. Cell is the basic structural and functional unit of life. And functional unit of life. और इसको भी हमने अग्री किया था। बेसिक वो जो मैंने एग्जांपल दी थी ब्रिक की, जिससे पूरा रूम फॉर्म हुआ था। स्ट्रक्चरल, पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक छोटे से सेल से हो रही है। एंड फंक्शनल, और वही स्ट्रक्चर पूरे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है बॉडी में। लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं जो हमने जिनको लिस्ट डाउन किया था। तो इट मींस दैट किसकी वजह से हो रहे हैं? सेल। तो सेल ही रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रक्चर बनाने का और बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने का। थर्ड पोस्टुलेट हमने कहा था न्यू सेल्स। वेरी गुड। न्यू सेल्स आर formed from pre-existing set। और यहीं पे हमने बात खत्म कर दी थी क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। इसी से बात स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री-एग्जिस्टिंग? यानी कि जो पहले से मौजूद है। ठीक है, हर सेल की एक कुछ ना कुछ लाइफ स्पैन होती है। लाइफ स्पैन का मतलब ये है कि उसकी कोई ना कोई एक ड्यूरेशन होती है। लाइफ की एक स्पैन होती है, एक ड्यूरेशन होती है। वो उतने दिन तक सेल जिंदा रहता है, उसके बाद वो सेल डेड नहीं हो जाता, बल्कि वो सेल डिवाइड होता है। हमें आगे नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है सेल के बाद, उसमें यही डिटेल पढ़नी है कि हाउ द सेल डिवीजन अकर। उस वक्त आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि हर सेल की कंटिन्यूएशन जो है लाइफ की, वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, और इसी वजह से लाइफ कंटिन्यू रहती है। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ यही है। अगर कोई सेल खत्म हो जाता है तो इट्स नो मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर और परफॉर्मिंग एनी फंक्शन और फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल। सेल डेड भी होते हैं, ये बात नहीं है कि हर सेल सिर्फ और सिर्फ न्यू सेल ही बनाएगा। सेल हैज बिकम डेड आल्सो, लेकिन दैट्स अनदर थिंग। जो मेन चीज न्यू सेल फॉर्मेशन किस तरह हो रही है हर बॉडी में, न्यू सेल हम डेली इनटेक नहीं कर रहे। द फूड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली फॉर द मेकिंग ऑफ सेल। फूड हेल्प टू ग्रो द सेल, और जब वो कंप्लीट ग्रो हो जाता है, उसका लाइफ स्पेन फिनिश हो जाता है, देन इट इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। तब वो ही पुराना सेल टूट जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और उसका सारा मटीरियल, उसका आपको अभी जब सेल पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो यू कम टू नो कि सेल में आउटसाइड
साइटोप्लाज्म एंड इन द मिडिल न्यूक्लियस इज देयर। तो चाहे साइटोप्लाज्म हो या न्यूक्लियस हो, डिवाइड होके डॉटर सेल्स में आ जाता है। Pre-existing cell which is going to divide and form the two new cells, इस pre-existing cell को हम कहते हैं parent cell, ठीक है। And the two new cells which are formed from the parent cell are known as daughter cells। अच्छा, अब बात हमेशा ये होती है कि why these two new formed or newly formed cells are called daughter cells? Why are they female? या किसी फीमेल ने इजाद कर दिए थे, या हम मिस बायो पढ़ाती हैं सर से उन्होंने नाम रख दिया, वो तो है, बट व्हाई नॉट द न्यू सेल्स आर कॉल्ड सन सेल्स? क्योंकि हमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉटर इज आवर सन इज सन, क्या था वो, एक होता है ना वो वाली चीज। नो, ऐसी बात नहीं है। इन बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज or in biological term, whenever we talk about reproduction, we most of the time use the word daughter cell instead of anything else. This daughter cell means the newly formed cell. इसका मतलब कोई gender नहीं belong कर रहा कि the cell is basically a male cell, that's why it is not a daughter cell, or it's a female. No, there is no gender. All cells are same. सिर्फ हम एक newly produced cell के लिए या newly reproduced cell के लिए word daughter cell use करते हैं। And the one which is responsible for the making of new cell, या जो जिसकी वजह से ये दो new cell बने हैं, उसको हम parent cell कहते हैं। हो गई ये बात क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब this is the criteria of the formation of new cell, यानी new cell इस तरह से form होते हैं। तो अब ये बात भी हमें clear हो गई कि the cells which we are having in our body, जो हमारी बॉडी में है, वो हमेशा as it is वही सेल हम लाइफ टाइम नहीं रहते, they have a particular life span, उनकी कुछ एक खास जिंदगी की मुद्दत या मुद्दत होती है, उसके बाद वो न्यू सेल्स बना लेते हैं, और न्यू सेल्स भी अपनी उतनी ही लाइफ स्पेन जितनी है उस सेल की वो पूरा गुजारते हैं, एंड दे फर्दर फॉर्म फर्दर न्यू सेल्स। तो इस तरह ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जो है वो चलती रहती है। ओके, फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ द सेल थ्योरी इज कनेक्टेड टू द थर्ड पोस्टुलेट। एक्चुअली ये थर्ड और फोर्थ समटाइम्स कुछ लोग इसे कंबाइंड भी पढ़ते हैं और कुछ इसको अलग अलग भी करते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट हमें ये कहता है कि द हेरिडिटी मटीरियल, अब दिस इज अ न्यू वर्ड मे बी फॉर यू, जिसको मैं अभी बताऊंगी व्हाट इज दिस मीन। हेरिडिटी material will transfer from the parent cell to the daughter cell. All the heredity material transfer from the parent cell to the daughter cell. Now what does this mean? Heredity material, वैसे तो हमें ये डिटेल आगे पढ़नी है when we move on to the structure of the cell, साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, तब आपको स्पेसिफिकली ये बात पता चलेगी कि the heredity material is basically the material which transfer from parent to their to the daughter cell, और वो हेरिडिटी मटेरियल मौजूद होता है हर सेल के बिटवीन, जो एक सेंट्रल स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो व्हाट इज एक्चुअली द हेरिडिटी मटेरियल इज, व्हाई इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ऑल दीज आंसर यू विल बी गेटिंग वेरी सून। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आपको ये सारे आंसर पता चलेंगे, बट फॉर नाउ आप इतना जान लीजिए कि देयर इज अ मटेरियल which need to be transfer from parent to the daughter cell, और वो कैसे होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस जो यहाँ पे मौजूद है पेरेंट सेल में, वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। आधा ऐसा इक्वली डिवाइड होगा कि डिवाइड होने के बाद भी जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हेरिडिटी मटेरियल, यानी जितना हेरिडिटी मटेरियल पेरेंट में मौजूद है वो एग्जैक्टली
सेम दोनों डॉटर सेल में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो थोड़ा सा इस डॉटर सेल में चला जाए, थोड़ा सा उसमें चला जाए। नो, इट विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, और वो पेरेंट सेल के बिल्कुल सेम होगा। दैट इज नोन एज अ हेरिडिटी मटीरियल। जो न्यूक्लियस मटीरियल है, इट इज नोन एज हेरिडिटी। इसकी एक और एक्सप्लेनेशन ये है कि द हेरिडिटी मटीरियल बेसिकली कंटेन्स द कैरेक्टर्स ऑफ अ सेल। सेल के कैरेक्टर्स। एक प्लांट सेल, डॉटर सेल, जो उसके डॉटर सेल बनते हैं वो प्लांट सेल ही होते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता प्लांट सेल डिवाइड होने के बाद दो एनिमल सेल बना दें। दिस इज द हेरिडिटी मटीरियल। प्लांट सेल डिवाइड होगा, प्लांट सेल ही बनेगा। एनिमल सेल डिवाइड होगा, एनिमल सेल ही बनेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हेरिडिटी मटीरियल। मैंगो प्लांट का सेल डिवाइड होगा तो मैंगो प्लांट का ही सेल बनेगा ना। वो अचानक मैंगो ट्री में से एप्पल तो नहीं आने शुरू हो जाते ना। दिस इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ द हेरिडिटी। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? ठीक है, तो वो कैसे आ रहा है? क्योंकि पेरेंट सेल जो डिवाइड हो रहा है वो सेम अपना न्यूक्लियस मटेरियल दोनों डॉटर सेल में ट्रांसफर कर रहा है, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ द डिवीजन और द ट्रांसफर ऑफ द हेरिडिटी मटेरियल। तो ये सेल डिवीजन से ही कनेक्टेड हुआ ना, because the pre-existing cell divide and form the two daughter cell। तो जितना भी pre-existing heredity material है वो दोनों equally अपने daughter cell में पहुंच गया। Am I clear? Yes. So these are the 3 or 4 postulates of the cell theory. ठीक है? Before moving on to the new topic, यानी सेल का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले one last time recall all the characteristics of living organism जो कल हमने किए थे। पॉइंट टू पॉइंट कर लेते क्योंकि यही हमारा बेसिक्स है फॉर द होल बायोलॉजी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई मुझे बताएगा सर, मैंने इसको एक वर्ड और भी दिया था, लाइफ प्रोसेस। ये दोनों मैं तुम लोगों को इसलिए वर्ड बता रही हूँ क्योंकि हमने इन दोनों को कंसिडरेशन में रखना है। मीनिंग इज द सेम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक या जो प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रही है, सही है। एंड लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि वो लिविंग है तभी तो लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं। अभी अब मैंने इसकी यही बात आप लोगों को एग्जांपल दी है ना कि वुड, ऑल्दो दिस चेयर इज मेड अप ऑफ वुड बट दिस इज नो मोर पार्ट ऑफ अ ट्री, सो इट्स नॉट अ लिविंग। और जब वो लिविंग नहीं है तो उसमें लाइफ प्रोसेस नहीं होते। कभी आपने देखा कि ये वुड या ये चेयर फूड प्रिपेयर कर रहा है, ब्रीदिंग हो रही है? कुछ भी नहीं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। जैसी चेयर कल छोड़ के कहते हैं वैसे ही है, उतनी डस्ट है उससे, इतना ही सब कुछ है, बड़ी तो नहीं होगी ना साइज में। बट द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन शो ऑल द लाइफ प्रोसेस। अगर एप्पल ट्री में है तब तो उस वक्त वो फूड स्टोर कर रहे हैं, वो लिविंग कंसीडर किया जाए। तोड़ के हमने निकाल लिया, अब आप उस एप्पल में मजीद ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं देख रहे, ना फूड स्टोरेज देख रहे हैं, बल्कि उसको डिक्लाइनेशन में देखेंगे आप। ऐसा ऐसा वो सूखता रहेगा, उसका पानी सूखता जाएगा, वो आइस छोटा होता जाएगा, खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा या व्हाटएवर, ऐसा हो जाएगा। जबकि जो डेवलपमेंट लगे हुए एप्पल, कभी आपने उसको देखा उसका पानी खत्म होता जा रहा है, उसको कटता जा रहा है, वो सड़ता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, नो ना। तो दिस इज द मीनिंग कि उसमें लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो रहे, ना रेस्पिरेशन है उसमें, ना फर्दर फूड स्टोरेज हो रही है उसमें, एनीथिंग। कोई आप लीफ भी डिटैच करें प्लांट में से तो उसके बाद उस विद इन 1 आवर उस लीफ में कितने चेंजेस आते हैं। वो बिल्डिंग शुरू हो जाती है, वो वैसा चमकदार फ्लैशी नहीं रहता, सिकुड़ने लगता है, श्रिंक होने लगता है, ड्राई होने लगता है, इजंट इट? क्योंकि उसको वाटर सप्लाई नहीं हो रही, वो फूड प्रिपेयर नहीं कर रहा। हाँ, सीड्स तो वो लीफ से थोड़ी आते हैं बेटे। सीड्स है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी सीड में फूड स्टोरेज है। अगर सीड सॉइल में जाता है तभी वो सीड न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज वो भी सीड खत्म हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, टिक जाता है, सड़ जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो यानी उसकी लाइफ दोबारा कहाँ से स्टार्ट होती है? सॉइल से। टू एब्जॉर्ब वाटर सॉइल में वो दोबारा लिविंग अपने कैरेक्टरिस्टिक्स कंटिन्यू करके एक ट्री में कन्वर्ट होता है। अदरवाइज सीड को पड़े रहने दो टेबल पर, नया दरख्त निकलेगा। वो बचपन में कहानी सुनते थे हम, गलती से अगर कोई बीज चला जाता था ना तो घर वाले कहते थे ओहो अब तो पेड़ फिर से दरख्त निकल आए। कभी नहीं निकला जिंदगी में दरख्त, ठीक है, लेकिन सॉइल में लगाने से दरख्त निकल आता है। तो कंडीशन उसको लिविंग कंटिन्यू रखने की कंडीशन, ठीक है। अच्छा है क्या लाइफ प्रोसेसेस? नंबर 1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सिर्फ न्यूट्रिशन, यानी फूड is important for all living organism. अब वो चाहे they can prepare their own food or they get it from other organisms. इस पे हम आते हैं अभी न्यूट्रिशन की डिटेल। सेकंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग इज फॉर देयर एग्जिस्टेंस। अगर वो रेस्पायर नहीं करेंगे they cannot exist, जिंदा ही दोबारा बचेंगे नहीं, जिंदा नहीं रह सकते। थर्ड क्या है? आते एक सेकंड, कल हमने इस पे बात नहीं की थी, हमारा रह गया था ये पॉइंट। आज मैं बताती हूँ, आप तो कहेंगे ओके यस दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ लिविंग और कैरेक्टरिस्टिक्स और लाइफ प्रोसेसेस। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल which is in the form of circulation in the body. Transport of material, the gases transfer or move throughout the body. Oxygen is transferred to each and every part of our body. Oxygen supply होती है हर पार्ट में हमारे, which is must. अगर वो ना हो तो वो पार्ट properly function perform नहीं करेगा। So this is also the part of the living organism, transport of material. और you can say, आप अपने layman language में कहें, blood हमारी body में circulate कर रहा है, so this is also a life process. जितने लिविंग हैं उनमें ही ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द ब्लड इन एनिमल्स, बट इन प्लांट्स दिस मटेरियल इज ट्रांसपोर्ट थ्रू अदर वेज। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में है, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। वो मटेरियल चाहे फूड हो, चाहे गैसेस हो, चाहे वेस्ट प्रोडक्ट हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ओके। Fourth is reproduction होगी वो पहले, फिर ग्रोथ करेंगे ना। Reproduction, agree? Life process, okay. Then growth and development, ठीक है, बिल्कुल सही। And we know there is a difference between growth and development, ठीक है। What else? Okay, support and movement, support, sorry, movement and locomotion, I sorry, movement and locomotion, movement and locomotion, sensitivity and irritability, sensitivity, so yeah, sensitivity, excretion, अच्छा बिल्कुल, excretion, metabolism, okay, so these are what? Life processes. What is the meaning of life processes? That they are taking place in only in living organism. Either the living organism is a simple living organism or a complex one, यानी एक छोटा सा बैक्टीरिया या और कोई यूनिक सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से सिर्फ दिखता है, या पूरा एक इंसान जिसमें बहुत सारे सेल और सेल से बने हुए टिश्यूज और टिश्यूज से बने हुए ऑर्गन्स मौजूद हैं। Am I clear? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं which is the basics of the whole biology. Now we are moving on to the structure of the cell. अब हम उस टॉपिक पे जा रहे हैं जिसको जो है जो हमें और बहुत सारी बातें बायोलॉजी से रिलेटेड बताने वाला है। सेल, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ सेल से जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं तो बिफोर दैट वी शुड नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ।
ठीक है, ब्रॉडली दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर मौजूद है। आई एम यूजिंग द वर्ड ब्रॉडली, मैं ये नहीं कहूंगी ओनली टू टाइप्स। जब आहिस्ता आहिस्ता आप बायोलॉजी को डिटेल में पढ़ते जाएंगे देन यू कम टू नो कि इधर तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पे हमने जो ब्रॉडली दो में डिवाइड किया है उसकी बेसिस जो थी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैंने स्टडी किया, ठीक है, और स्टडी का एक क्राइटेरिया बनाया, यानी मैं सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रही हूँ कि वो किस तरीके से अपने फूड हासिल करते हैं, ठीक है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मुझे ऐसे दिखे जो अपना फूड खुद बनाते हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मुझे ऐसे दिखे विच कैन नॉट मेक देयर। अब मैं इसका आपको मतलब भी बताऊंगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर फूड and some which can not prepare their food. Okay. सबसे पहले वर्ड फूड को हम रिप्लेस कर देते हैं एक और वर्ड से, which is a biological word, a scientific word, which is nutrients. ये हमें डिटेल की तरफ जाने के जा रहे हैं। बचपन में तो हम हमेशा फूड ही वर्ड पढ़ते थे, we never use the word nutrient, but what is nutrient ये आज हमें क्लियर हो जाएगा। And the second thing is the one which this is also nutrient. अब इस nutrient को आप इस कंटेंट में पढ़िए, can prepare their nutrient, cannot prepare their nutrient. What are these nutrients? जो कुछ ऑर्गेनिज्म खुद प्रिपेयर करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म खुद प्रिपेयर नहीं करते। Nutrients are carbohydrates, नाम सुना है? Yes. Protein, fats, vitamins, minerals, etc. ठीक है, इस न्यूट्रिएंट का मतलब भी यही होगा। तो are the animals can prepare their nutrient? No, we cannot. हम कार्बोहाइड्रेट खुद बनाते हैं? No. हम तो कुछ चीजें ऐसी खाते हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, am I right? Yes. कुछ चीजें ऐसे खाते हैं जिससे हमें विटामिन्स मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। We cannot make carbohydrate. We cannot make carbohydrate. Who cannot make carbohydrates? Means animals. Human beings आपको पता है ना, animals में की होते हैं। Yeah. So animals cannot make their food and we are using another word. अब इसको समराइज करते हैं। तो पूछना है बेटा, ये तो सॉरी कोई बात नहीं, ये बायो का कौन सा वाला रह गया था? कोई बात नहीं, बुक में सब है, एक दफा देखो ये सब मिल जाए, डोंट वरी, ठीक है। अभी वापस करो। हेट्रो मींस डिफरेंट, यस, एंड होमो मींस सेम, यस बिल्कुल। अच्छा, इसको समराइज करती हूँ दोबारा। मैंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्व किए और क्या बेसिस थे, मैंने उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस उनका फूड हासिल करने के तरीके। तो मुझे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे दिखे which eat other organism, which take other organism to fulfill their needs or to get their nutrients. They cannot prepare their own food, means they cannot make the nutrients, they get it from others. Like bread खा लेंगे, fulfill carbohydrates, meat खाएंगे किसी और animal को यानी खा लेंगे तो उनको proteins मिल जाए। So this is basically heterotrophs which cannot prepare their own food. They are known as what? Heterotrophs. Which can prepare their food or nutrients. Plants can prepare their food and nutrients. Plants खुद अपना carbohydrate बनाते हैं by the process of photosynthesis. By that carbohydrate they prepare proteins and fats and vitamins.
Are you getting everyone? ठीक है. So जो दूसरी तरह के organisms थे which can make their nutrient, they are known as plants and they are called autotrophs. What is the meaning of heterotrophs and autotrophs? Actually, the word hetero means different. So they have different ways of getting their nutrients, either by eating, either by absorbing. So इनकी different ways हैं to get the nutrient. इस वजह से हम इनको heterotrophs कहते हैं. What is the meaning of autotroph? Meaning of auto is self. They self-prepare their food, therefore they are known as autotrophs. Any doubts? No. अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सेल पढ़ाते पढ़ाते मुझको अचानक कैसे ख्याल आया कि जरा ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स भी इंट्रोड्यूस कर दूं. So basically, because the living organisms are of two types, so we are having two different type of cells. In animals, the cell which is present is known as animal cell, and in plants the cell are present is known as plant cell. अच्छा, अब कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है एनिमल और प्लांट सेल में. There are only few things, few organelles, few structures which are different among them. Few structure means कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है. कुछ ऐसी हैं जो एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है, और कुछ ऐसी है जो दोनों में बिल्कुल सेम. ये जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें ये बातें क्लियर होती जाएंगी. मैं आप लोगों को अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगी कि प्लांट सेल पूरा अलग पढ़ाऊं, एनिमल अलग पढ़ाऊं. मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाऊंगी मैं आपको बता दूंगी कि which structure or which organelle is present in plant cell and which is not present in animal cell. क्या चीज प्लांट में है जो एनिमल में नहीं है, उसका ऐसा क्या खास फंक्शन है जो प्लांट में ही परफॉर्म कर रहा है. Am I clear? Yes. ठीक है. But before going in detail, एक Venn diagram आपको बनाती हूँ, which is important. Venn diagram means ये कोई ऐसी डायग्राम नहीं है जो आपको एग्जाम में बनानी पड़े. This is for your understanding. आपको एक दफा पता चल जाएगा, एक लिस्ट डाउन हो जाएगा कि ये सब कुछ प्लांट में है, ये एनिमल में है, और ये जो बीच की चीजें हैं ये दोनों में. ठीक है, फिर हम वन बाय वन सारी चीजें पढ़ लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक सर्कल है which is indicating plant cell, और दूसरा सर्कल जो इसे ओवरलैप कर रहा है इंडिकेटिंग एनिमल सेल. ठीक है, ये वाला सर्कल प्लांट के लिए मैंने शो किया है और ये वाला एनिमल के लिए. अब जितना पोर्शन इसका बीच का है जो ओवरलैप कर रहा है वहां मैं वो चीजें लिखूंगी जो दोनों सेल्स में प्रेजेंट है. बिल्कुल. और जो सिर्फ प्लांट में है वो इधर लिखूंगी, जो सिर्फ एनिमल में है वो इधर. चलो, प्लांट सेल पहले आउटर लाइनिंग से बातें स्टार्ट करते हैं. प्लांट सेल में होती है सेल वॉल, जो एनिमल सेल में तो नहीं है, लेकिन इन दोनों में एक वॉल है, आउटर वॉल प्रेजेंट, जो दोनों में प्रेजेंट है, और वो होती है सेल मेम्ब्रेन. वो बीच में क्यों लिखी है मैंने? वेरी गुड. क्लियर? ओके. देन एक और स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल में है, which is known as plastid, but it is not present in animal cell. तो मैंने यहाँ नहीं लिखा. Then example, ribosome, mitochondria, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको रेटिक्यूलम. अच्छा, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल. या चीजें कहाँ लिखेंगे? In the middle. Why in the middle? Because they are present in
both they are common among plant and animals. अच्छा, फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ एनिमल्स में प्लांट में नहीं. फॉर एग्जाम्पल लाइसोसोम्स एंड सेंट्रोसोम. अब ये सब चीजें क्या होती हैं ये डिटेल में अभी मैं बताती हूँ जी. हाँ बिल्कुल ड्रॉ कर दें, बड़े बड़े से सर्कल ड्रॉ कर दें ताकि वो जो बीच वाली जगह है ना वो जरा बड़ी हो, वो जो मेरे पास यहाँ पे थोड़ी छोटी होगी क्योंकि कॉमन चीजें ज्यादा है पूरे में आ जाए. जो नजर नहीं आ रहा बता दो, मैं कहीं और बड़ा करके लिख देती हूँ. सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, ठीक है. सेकेंड लास्ट है गोल्जी बॉडीज. आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. अच्छा, जहरा और ज़ाइमा, आप लोगों को कुछ पूछना है? समझ में आ रहा है जो कुछ हो रहा है क्लास में? गुड. वैक्यूल, VACUOLE. डन. गुड. व्हाट इज योर नेम? नाम रखे जो पहली दफा जो सुनने में आ. अनान बन गया. गुड. हाँ माइटोकॉन्ड्रिया. गोल्जी बॉडीज ज्यादा छोटा हो गया मुझे लगता है, नजर नहीं आ रहा बच्चों को. हो गया, चलो कोई बात नहीं. अभी जितना भी हुआ है ना बाद में तुम लोग खुद समझ के इसमें एंट्री करते रहना. जब पढ़ते जाएंगे तो फिर आपको समझ में आ जाए. पहली दफा हमने बीच में लिखा हुआ देखा तो नजर नहीं आ रहा था. ठीक है, चलिए उस साइड का बोर्ड रब कर दूं. जब तक जो कॉपी कर रहे हैं मैं फिर वहां पे स्टार्ट करूँ. ओके, we start with प्लांट सेल की सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं. क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए पहले आप स्टार्ट कर रहे हैं और वो वाली करते हैं जो सिर्फ प्लांट में है, जो उस पे आ जाएंगे. तो वी स्टार्ट विद द सेल वॉल. सेल वॉल सबसे इम्पोर्टेंट बात अबाउट द सेल वॉल इज दैट सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल. सबसे अहम तरीन बात तो इस वक्त तक यही है ना. क्या है? ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल and absent in animal cell. In animal cell. अच्छा, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है. बट अदर देन द प्लांट सेल दो और ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहां जिनके सेल की आउटर वॉल सेल वॉल एंड दोज अदर आर
other than plant cell? यानी प्लांट सेल में तो है ही है. It is present in fungi, fungal cell wall, and in bacteria, bacterial cell wall. अब कितने ऑर्गेनिज्म हो गए जिसमें सेल वॉल है? प्लांट सेल, फंगल सेल एंड बैक्टीरियल सेल. एंड एनिमल सेल जितने भी हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ प्लांट सेल, तो जो बाहर की साइड पे होगी इट इज नोन एज सेल वॉल, और उसके बाद जो लेयर होगी या उसके बाद जो बाउंड्री होगी इट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन. बट द डिटेल ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाद में होगी. पहले हम सेल वॉल ही सिर्फ पढ़ेंगे. सेल वॉल. अब आप जितनी दफा भी स्ट्रक्चर में नोटिस करते हैं सेल वॉल इज इट अपीयर्स हार्ड एंड रिजिड. सख्त होती है. ठीक है. सेल वॉल की जो आउटर प्लांट सेल की जो आउटर बाउंड्री है मींस द सेल वॉल, इट इज हार्ड. हार्ड का मतलब है सख्त एंड रिजिड. हार्ड एंड रिजिड, सख्त. ठीक है. एंड हार्ड और रिजिड होने की वजह से अब आपको सेल का कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, कोई शेप दिख रहा है. अदरवाइज अगर ये हार्ड नहीं होती तो वो इरेगुलर सा होता. कोई भी चीज हार्ड होती है तो इट हैज अ स्पेसिफिक अ रेगुलर शेप. तो इट गिव्स शेप टू द प्लांट सेल. ठीक है. प्लांट सेल का जो एक स्पेसिफिक शेप है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल. एंड व्हाई it has a shape? Because it is hard and rigid. Because it is hard and rigid. इस वजह से उसका कोई शेप है. ठीक है. Now the question arises is ये हार्ड सेल वॉल कैसे प्रोड्यूस हुई? इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? हमें हर चीज डिटेल में पढ़नी है. तो वी शुड नो कि अगर प्लांट सेल में आउटर बाउंड्री सेल वॉल है तो सेल वॉल की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, वो किस चीज से बनी हुई है. ठीक है. So because plant has or three different cells have a cell wall. Plant cell के पास cell wall है, fungal cell wall है यानी fungi cell के पास cell wall है, bacterial cell के पास cell wall है which is known as bacterial cell. All these three different cell wall have different chemical composition. ये तीनों cell walls की chemical composition भी अलग अलग. ठीक है. केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब ये हुआ कि किन केमिकल्स से बनी है. सबसे पहले प्लांट सेल वॉल. प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. किसी ने सेल्यूलोज का नाम पहले सुना है? किसने यह बोला? वो बताएं क्या होता है सेल्यूलोज? बस नाम सुना है, ये नहीं पता क्या होता है. अच्छा. सेल्यूलोज इज बेसिकली अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. आपने ग्लूकोज का नाम सुना है? आपने शुगर का नाम सुना है? आपने स्टार्च का नाम सुना है? Just like that, there is a cellulose. Glucose is a sugar. Glucose is a carbohydrate. Sugar is a carbohydrate. Starch is a carbohydrate. Cellulose is also what is it? Carbohydrate. तो क्या हुई इसकी chemical composition? It is made up of. चले मैं बच्चों. It is made up of what? Carbohydrate. बस यही सब रखते हैं. हाँ. अच्छा चले इतना मिक्स्ड है. आप लोग कोई बात नहीं, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे.